हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इसका कार्यकाल 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 323 ईस्वी पूर्व तक था। इसके पहले के वीडियो में मैंने 16 महाजनपदों के बारे में बताया था। इन महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलता है। इन महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध था। मगध का संस्थापक बृहदत्त था, जिसका पुत्र जरासंध वो भी बहुत शक्तिशाली था। बृहदत्त वंश का अंत कब और कैसे हुआ यह हमें निश्चित नहीं कह सकते हैं, लेकिन ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में हम हर्यक कुल वंश का शासन को देखते हैं। मगध के उदय के अनेक कारण थे, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और भौगोलिक कारण। आर्थिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण है कि मगध का जो क्षेत्र था वह नदियों के किनारे बसा हुआ था, जिससे कि उन लोग का व्यापार काफ़ी समृद्ध था। यहाँ का व्यापार जैसे मिथिला से लेकर के वह तक्षशिला तक जाता था और तक्षशिला से वह मध्य एशिया तक जाता था, जिससे इन व्यापार से मगध की काफ़ी उन्नति हुई थी। दूसरा था कि यहाँ के लोग जो थे वह लोहे गलाने की कला में निपुण थे, और यहाँ लोहे और अन्य अयस्क की भी खानें थी। इन लोग लोहे से तरह तरह के कृषि यंत्र का निर्माण करके जंगलों को साफ करते थे और कृषि योग्य भूमि का ये लोग विस्तार किए थे। और इन लोहे से वह तरह तरह के वे हथियार भी बनाते थे, जो कि उन्हें युद्ध में काम आता था। तीसरा कारण है भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण। यहाँ के जो मगध वंश में जो है अनेक शक्तिशाली राजा हुए। अनेक वंश थे, जिसमें मगध वंश में हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश थे। इन शासकों ने क्रमिक रूप से शक्तिशाली राजा दिए, जिन्होंने कुशल शासन व्यवस्था की नींव रखी। तीसरा भौगोलिक कारण। देखिए, भौगोलिक कारण ये था कि ये मगध का जो राजधानी राजगृह थी वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि एक मजबूत दुर्ग का निर्माण किया था, जो अपने शत्रुओं से उसे रक्षा करता था। दूसरा था पाटलिपुत्र, जो 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ था। और ये चारों तरफ से जल दुर्ग का निर्माण करते थे। एक बात और मैं बता रही हूँ कि इन 3 नदियों से लाई हुई जो मिट्टी थी, जो जलोढ़ मिट्टी थी, जिसके कारण यहाँ का जो कृषि होता काफ़ी उन्नत अवस्था में था। उससे इन लोग का अधिशेष उत्पादन होता था कृषि क्षेत्र में, और वे लोग दूसरे राज्यों में भेजते थे और वहाँ उनसे धन की प्राप्ति, जिससे कि मगध की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी। मगध वंश का जो क्रम है, देखिए, सबसे पहले था हर्यक वंश, फिर उसके बाद से सुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद से मौर्य वंश आया। इन लोगों का ये जो क्रम है ना, ये क्रम जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब सारे एग्जामिनेशन में भी आते हैं। देखिए, हर्यक वंश मगध का प्रथम वंश था, और इसे पितुहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो शासक जो थे अपने अपने पिता की हत्या करके साम्राज्य को प्राप्त किया था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसका कार्यकाल है 544 बीसी से लेकर के 491 बीसी तक है। बिंबिसार एक सामान्य सामंत भट्टिये का पुत्र था। उसने क्या कि उसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने सबसे पहले कोसल की राजकुमारी कोसल देवी से विवाह किया था, जिसे उसे दहेज में काशी प्राप्त हुआ था, जो महाकौशल की पुत्री और पसंदी की बहन थी। दूसरा था वैशाली की लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना से उसने विवाह किया था। तीसरा था मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ में उसने विवाह किया था। महाभक्त के अनुसार महाभक्त जो बौद्ध साहित्य है उसके अनुसार राज्य में 80,009 ग्राम थे। मध्य राज्य का विस्तार लगभग 300 योजन तक था। अच्छा, दूसरी बात, बिंबिसार ने मगध में सुसंगठित और सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली थी।
राजा स्वयं शासन का प्रधान होता था और उसकी सहायता के लिए राजा, मांडलिक, राजा, सेनापति, सेनानायक, महामात्र, व्यवहारिक महामात्र, ग्राम भोजक और पदाधिकारी होते थे। मगध का शासन प्रबंध जो था ना, वो महामात्रों के हाथों में था। बिंबिसार के समय में जीवक नाम का एक प्रसिद्ध वैद्य था। जीवक वैद्य इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसने बुद्ध जब बीमार पड़े थे, उन्होंने जीवक ने ही इनका इलाज किया था। अवंती के राजा प्रद्योत जो थे, वो पांडु रोग से ग्रसित थे, तो जीवक ने ही इसे इलाज करके स्वस्थ किया था। दूसरा था महागोविंद। महागोविंद नाम का एक प्रमुख बहुत प्रसिद्ध वास्तुकार था, जिसने राजगृह का निर्माण किया था। अजातशत्रु, इसका कार्यकाल 491 से लेकर 559 ईस्वी तक था। अजातशत्रु भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था, इसीलिए इस वंश को पितुहंता वंश इसीलिए भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कुनिक भी इसको कहा जाता है, जिसने अंग, काशी और कौशल को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथ कुशल के यंत्रों का भी प्रयोग किया था। उसने अपनी राजधानी राजगीर को सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण दुर्ग का निर्माण किया। मतलब राजगीर के चारों उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण ये अजातशत्रु ने किया था और अपने जो राज्य को है ना, उसको सुदृढ़ किया था। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष यानी ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन सप्तपर्णी गुफा जो 483 ईस्वी में गुफा में हुआ था, जो राजगृह में है, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध की शिक्षा को विनय पिटक और सुत पिटक में विभाजित अजातशत्रु के काल में ही हुआ था। उद्यम, इसे उदायीन भी कहा जाता था। इसका कार्यकाल 461 ईस्वी पूर्व से लेकर 445 ईस्वी पूर्व तक था। इसने भी अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, इसलिए ही इसे पितुहंता वंश भी कहा जाता है। जैसे परिशिष्ट पर्वन, गार्गी संहिता, वायु पुराण के अनुसार उद्यन ने गंगा, सून, गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की राजधानी की स्थापना की थी, जिससे पता चलता है कि वो पाटलिपुत्र काफ़ी सुरक्षित राजधानी थे, तो कि चारों तरफ से जल दुर्ग के भीतर अंदर थे। इसने अवंती राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। सुसुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 445 ईस्वी पूर्व का सुसुनाग का काल था। सुसुनाग ने सबसे पहले अवंती और वत्स राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और इसने फिर वैशाली को अपनी राजधानी में, देखिए सबसे पहले राजधानी राजगिरी थी जिसे बिंबिसार ने बनाया, फिर उदयन ने इसे पाटलिपुत्र बनाया, फिर सुसुनाग ने इसे पुनः इसे फिर वैशाली बनाया। मतलब पहले राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली को राजधानी बनाया। फिर कालाशोक, इसको काक वर्ण भी कहा था। कालाशोक भी एक सुनाग वंश का शासक था, इसको काक वर्ण भी कहता था। इसने पुनः वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति की हुई थी, जो वैशाली में हुई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नंद वंश 444 ईस्वी पूर्व से लेकर के 322 ईस्वी पूर्व तक था। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जो कि शूद्र था। देखिए नंद वंश, इसका शासनकाल 444 ईस्वी पूर्व से लेकर के 322 ईस्वी पूर्व तक था। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जो एक शूद्र था। पुराणों ने इसे अखिल क्षत्रांतकारी, सर्वक्षत्रांतक और एकराट भी कहा है। महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। धनानंद, महापद्म के 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमिज और जैनद्रमिज भी कहा है। इसका शासनकाल में सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में पश्चिमी तट पर आक्रमण किया था। धनानंद का विनाश चंद्रगुप्त ने किया था। यह धनानंद जो था वो काफ़ी अत्याचारी शासन था, इसलिए इसके शासनकाल में जो था मगध है ना काफ़ी समृद्ध हुआ था। वो जनता पर अत्याचार करके ही अपने धन का संग्रह करता था, जिसका नाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था।
अगले वीडियो में मैं मौर्य साम्राज्य के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।